डेंसिटी उसकी एल लंबाई की है और इसके डेंसिटी जो है वो रो वन एंड रो टू है। यहाँ की इसकी डेंसिटी रो वन है, इधर वाले की रो टू है डेंसिटी। अब ये पूछ रहा है लोकेट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लेट। तो इसके अबाउट जो प्लेट है वो सिमेट्रिकल है, तो ये तो पता है कि सेंटर मास इस लाइन पर हो। अब अगर इनकी डेंसिटी बराबर होती तो इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल हो जाता, लेकिन ये चलो यहाँ तक की प्लेट सोने की है तो सोने की डेंसिटी और ज़्यादा होती है, ये चांदी की है, चांदी के कंपैरिजन में सोने की ज़्यादा होती है। चांदी की शायद 8 के आसपास है, सोने की शायद 19.2 है। अब तो सेंटर ऑफ मास जो है इससे इधर आएगा। तो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते वक्त जिनके सीएम पता है उनके कोऑर्डिनेट पता कर, चलो ये मान लेते हैं ओरिजिन, तो यहीं से आ जाएगा। तो अब बाई कोऑर्डिनेट तो कैलकुलेट ही नहीं करना ये वाला, क्योंकि इस पर है, तो बाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब ये जो है L/4 है, क्योंकि दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2, दिस इज L/4। तो वो कितनी है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से, अगर ओरिजिन ये माना है तो यहाँ से 3L/4 है, बस 3L/4 है। तो हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए, क्या करते हैं, मास विद कोऑर्डिनेट। तो इसके मास में आएगा ये एरिया इंटू रो वन। तो मेरा कहने का मतलब है कि एरिया दोनों में ही मत लिखो, क्योंकि एरिया बराबर है इसलिए बस। तो इसका मास रो वन ही कह दो, आप कहो तो कह दो ए रो वन, चलो कोई क्या फर्क पड़ता है। ए रो वन मास कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है 0,0, L/4, 0, इसका मास कितना है ए रो टू, वेयर रो टू इज द मास पर यूनिट एरिया। और तो बोलो थिकनेस क्यों छोड़ दी, क्योंकि थिकनेस दोनों में आएगी, तो हमने मास पर यूनिट एरिया ही मान लिया। अब सोने चांदी की प्लेट कितनी भी मोटी हो, जितनी मोटी है उतनी मोटी है, तो मास जो है फिर टी कट जाएगा, तो मास पर यूनिट एरिया से काम चल जाएगा। तो ए रो टू कोऑर्डिनेट 3L/4, 0। अब क्या करना है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये डिवाइड बाई ये प्लस ये, ए रो वन प्लस हो गया। आगे क्यों समझाने की जरूरत है, ए रो वन प्लस ए रो टू। तभी तो मैंने कहा था ए मत लिखो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रो वन इंटू L/4 प्लस रो टू इंटू 3L/4 डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यहां से दूरी आ जाएगी। अगर रो वन ज्यादा है रो टू से, तो ये वैल्यू जो आएगी वो L/2 से पहले आएगी, यहां तक L/2 इससे पहले आएगी। अगर रो टू ज्यादा है तो रो टू ज्यादा, क्योंकि रो टू में 3L/4 का गुणा होगा, तो L/2 से ज्यादा आएगा। अरे गुणा भागी तो है, बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मास इंटू एक्स प्लस मास इंटू एक्स डिवाइड बाई मास प्लस मास। ठीक, तो ये दूसरा सवाल SC वर्मा सॉल्व। तो मैं सॉल्व एक बार अपनी तरफ से समझा देता हूँ, फिर आप देख लें। अब मैं सोच रहा हूँ सारे जितने भी सॉल्व हैं सब करा दूँ। शुरू के तो काफ़ी इजी हैं, लेकिन इजी भी कराना चाह रहा हूँ। अब आ गया हार्ड। तीसरा क्या है, ये जो स्टार्टिंग में है बच्चे उनसे नहीं होता, जो साल भर पढ़ लेते हैं, जो 12th में आ जाते हैं, तब थोड़े बहुत होने लगते हैं, क्योंकि इसमें डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है, डेंसिटी चेंज हो रही है, रो बराबर चेंज हो रहा है। ये इंक भरनी पड़ेगी, ये भर दे। थोड़ा कम दिखेगा, तो जो डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है वो दे रखी है। अरे तो क्या दे रखी है, ये उसकी वजह से होता है। इसको म्यूट कर दिया, इसको कर दिया। तो इस तरह की बात मैं कल भी कर रहा था,
सुनो, आपने 2 केजी सब्जी खरीदी, 3 केजी सब्जी खरीदी, इसके कुछ रेट बदल गए। उसने कही नहीं भैया इस भाव नहीं है, अब आपको ये जो है 50 की 60 रुपए रेट लगे। ठीक है भाई, तो ओवरऑल एवरेज रेट में क्या फर्क आएगा आपको ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इसकी रेट का चेंज पता है आपको 10 रुपए। 10 रुपए ओवरऑल रेट का पता लगा लोगे आप, क्या चेंज हुई एवरेज। कैसे? क्यों, कितने रुपए ज्यादा दिए आपने? 2 into 10 20 ज्यादा दिए। कितने पे ज्यादा चले गए? 20। 5 केजी माने जाएंगे एवरेज रेट। तो कितने का फर्क पड़ गया पूरे 5 केजी पर? 4 रुपया पर केजी का पड़ गया। इसके 20 रुपये, ठीक है। अरे ये सवाल भी यही है, आपको क्या जरूरत है कि इस ट्रे का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, क्या जरूरत है इसकी? ये जब पिघल गई तो इसमें फैल गई, और ये बहुत बड़ी साइज है, तो पानी जब फैल गया तो सीधा यही है सेंटर ऑफ मास, पानी यही पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी ट्रे है, नहीं बोल तो दिया ना उसने। तो सेंटर ऑफ मास इसका कितना गिर गया? L/2। नहीं समझ में आई? पहले यहाँ L/2 था, इसका मास दे रखा था m1 और आइस का मास दे रखा है m2। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की क्या शिफ्टिंग हो गई? तो मैं क्या बताता रहता हूं आपको कि सीएम की शिफ्टिंग बतानी है, सीएम की शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग ऑफ इंडिविजुअल मासेस ले लो, जैसे यहाँ इंडिविजुअल रेट में क्या चेंज आया, उन चेंज का ही मल्टीप्लाई कर दो सब में और डिवाइड बाई टोटल मास। तो यहाँ पर इसमें चेंज आया कितने का? L/2 का, m2 into L/2 प्लस इसमें कितने का आया चेंज? m1 into 0। ये तो ट्रे तो यही है, डिवाइड बाई क्या? m1 प्लस m, ये आंसर है। तो छोटे छोटे तरीके हैं। तो इस SC वर्मा ने तो क्या करा है कि इसने कहा कि चलो जी यहाँ कोई ओरिजिन मान लेते, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पूरा x1 पे है ट्रे का सेंटर ऑफ मास, तो उसका कहां पर है? यहां से इसे चेंज ही पूछा था, तो इसी से यहाँ क्या है? x1 प्लस L/2। नहीं समझ में आई? तो फिर ये क्या कर रहा है कि पहले इन दोनों का मिला के कहां पर था? पहले दोनों मिला के कहां पर था और अब दोनों मिला के कहां पर है, फिर उसको माइनस करा। मैं क्या कहता हूं कि पहले कहां पर है, होगा कहीं पर भी। इसे चेंज ये तो पूछा है तो काहे से निकल सकता है? चेंज काहे से निकल सकता है? मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको, मेरी बात समझो। अगर चेंज पूछा है तो सबके चेंज ही चेंज ले लो, तो इसका तो चेंज कहीं हुआ ही नहीं, और डिवाइड बाई टोटल मास। पहले मेरी एक बात और सुन लो, तब सुनो कि 2 मास है ये, 1 केजी और ये आगे है 2 केजी। ये दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ L। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 2 केजी मास मैंने शिफ्ट इधर कर दिया 1 मीटर। ठीक है, कितना शिफ्ट कर दिया? 1 मीटर। अब सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना हुआ? इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास, इसका आंसर है 2 into 1 डिवाइडेड बाई 3। बस ये आंसर है। क्यों? मैंने 2 केजी में क्या चेंज आ रहा है, तो 2 केजी की शिफ्टिंग ले ली, फिर 1 केजी मैंने शिफ्टिंग ना करा, तो 2 into 1 प्लस 1 into 0 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ गया? 2/3 मीटर शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास जहां भी पहले था। समझ में आए? फिर तुम ये जानना चाहो कि हम तो उससे करेंगे लंबे मेथड से, क्या कि पहले निकालेंगे कहां पर था और अब निकालेंगे। तो देखो मैं करके दिखा दूंगा आपको, देखो आपको करके दिखा कि ये 1 केजी L मतलब L दूरी पर 2 केजी है, तो इसको ओरिजिन मान लें। सुनो भैया, इसको ओरिजिन मान लें तो क्या हो जाएगा? 1 into 0 प्लस 2 into L डिवाइड बाई 3। इतनी दूर था सेंटर ऑफ मास, क्या होगा? 1 into 0 प्लस 2 into L अपॉन 3। इतनी दूर था यहां से ये x इनिशियल, और शिफ्ट होने के बाद क्या आएगा? 1 into 0, इसे ओरिजिन थोड़ी चेंज कर दो, 1 into 0 प्लस 2 into L प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ये x हो गया फाइनल। ठीक है ना? अब आप इसमें से इसे घटाइए, यहां तक के पैरामीटर सब कट गए। 1 into 0 तो वैसे 0 है, 2 into L ये भी कट जाएगा,
जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो 2 इंटू 1/3 आ जाएगा, खत्म। 2 इंटू 1/3 आ जाएगा। आगे बढ़े। अब इसी बात पे मैं क्यों जल्दी करूं, बच्चों को समझाना है। अब ये 2 मास है, सुनिए आप बात। ये 1 kg, ये 2 kg, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। ठीक है। अब अपन ऐसा करें, इसमें इंक, इसमें जाने दो, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है भैया, है जी। अब एक काम करते हैं कि मैं इसको 1 मीटर इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको भी 1 मीटर इधर शिफ्ट कर देता हूँ, है। तो पहले तुम बताओ कि क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा या अब भी वहीं पड़ा हुआ है जहां पर था? सर दोनों सेम मास है, सेम शिफ्ट किया है ना, मास जो है अलग अलग है। अच्छा, फिर शिफ्ट होगा सर, सेंटर शिफ्ट होगा। तो सेंटर मास की शिफ्टिंग निकालनी है तो ऐसे निकालो, समेशन नहीं, m1 डेल्टा x1, ठीक है, प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसे निकाल। क्या जरूरत है, पहले वाला सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मुझे क्या जरूरत है इस बात की कैलकुलेट करने की, कहीं पर भी होगा। तो 1 kg में किसका गुणा होगा, -1 का, क्योंकि इधर गया था 1, और 2 kg में किसका गुणा होगा, क्योंकि इधर वाली साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और इधर वाली को मैं नेगेटिव, ठीक है भैया, ठीक है। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 है भाई। पूरे 3 kg का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कितना शिफ्ट हुआ, ये तो जानना चाह रहा है कोई। क्या मैंने 2 kg 1 मीटर शिफ्ट हुआ, तो 2 kg का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, अरे भैया 2 kg हुआ ना। एलएस शर्मा चल रहा है, एलएस शर्मा 50 किलोमीटर चला गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी होगा, एलएस शर्मा का 50 किलोमीटर चला गया होगा, ठीक है ना। अगर ये पोजीशन चेंज ना करी मेरा हाथों की और ये ऐसा का ऐसा पोजीशन कहीं जाके बैठा दे तो है, लेकिन 50 किलोमीटर में ये भी कोई मायने नहीं रखता कि एक हाथ इधर था, एक इधर था, एक ऊपर था या नीचे था। 50 किलोमीटर में क्या है, 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाएगा क्यों हाथ में, कोई फर्क। तो कहाँ चीज नेग्लेक्ट करते हैं, कहाँ नहीं करते, वो आपको ध्यान देना है। तो 2 - 1 क्या हो गया, 1/3, तो पता लग गया किधर शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, 1/3 मीटर। अब तुमने बोला ही था कि मास ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसका जो ज्यादा इफेक्ट आएगा, वही ये भी एक। हम ये चाह रहे हैं कि ये 1 मीटर शिफ्ट कराए, तो इसको इधर कितना शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो ही ना। हो ही ना का मतलब 0, कोई चीज नहीं है, नहीं का मतलब 0 होता है, 0 है तो 0 लिख दो इसको। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स, वो भी साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 बराबर 0 है। तो x का मान अभी -2 आ जाएगा, देख लो आ जाएगा नहीं भाई। 2 kg को 1 मीटर शिफ्ट करा था, तो 1 kg को अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पड़ा हुआ है, बस हो गया, हो गया। x बराबर -2 मीटर, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। चालू था नहीं, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। ये 2.5 kg का मास है, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं 4 न्यूटन एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे 60 डिग्री पर, ये लग रहा है 53 डिग्री पर नीचे की तरफ 6 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन से -53 एंगल पर 6 न्यूटन, और ये लग रहा है 5 न्यूटन 37 डिग्री पर एक्स एक्सिस से। तो इसका, और ये 6 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो 2.5 kg का मास है, इसके सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप उसको ध्यान रखें कि फोर्सेस कहीं भी लगे उस सिस्टम पर,
एक्सेलरेशन जो ये फार्मूला लिखोगे आप ACM आता है हमेशा F नेट अपॉन एम मास, ये F बराबर है हमें। तो क्या करना है अब, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होता कि आप जोड़ लीजिए 4 और 6 10 और 5 15 और 6 21, ना ना, ये सारे एक डायरेक्शन में होते तो आप जोड़ लेते, कोई बात नहीं थी। अब आप इनको, क्योंकि एक प्लेन में है तो प्लेन में तो 2 कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, और 3 डायमेंशन में हो तो 3 कंपोनेंट, 3 से ज्यादा होते नहीं है कंपोनेंट। तो ये एक काम करिए कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स पता कर लीजिए, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है इसका वेक्टर सम जो आएगा उसमें मास का भाग दे देना, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन वाला आ जाएगा। ऐसे ही फिर वाई वाला आ जाएगा। फिर हम बाद में क्या करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट होगा नेट एक्सेलरेशन, या फिर दोनों कंपोनेंट बता देंगे अलग अलग, तो भी आपने बता दिया आंसर। तो अब इसको एक्स डायरेक्शन वाला 6 एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो 6 का cos 53 एंगल के साथ हमेशा कॉस होता है कंपोनेंट, प्लस इसका देखिए 4 न्यूटन का 4 cos 60 प्लस 4 cos 60 प्लस इसका देखिए, इसके कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, खुद ये एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन माइनस है एक्स में, तो माइनस 6 ये हो गया। अब इसको देखिए, इसका कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में आएगा, इसका भी पॉजिटिव एक्स में आया था, इसका कितना होगा प्लस 5 cos 37। अब ax जो आएगा वो होगा fx अपॉन मास 2.5 kg, नंबर 1 ax आ जाएगा। अब मैं इनको कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, जिनको आता है cos 53 cos 60 वो लिख लेंगे बस, कोई बात नहीं। अब देखिए वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स है, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट नेगेटिव वाई में आएगा, मतलब ये सीखो आप, ये यो है तो ये वेक्टर ये प्लस ये है। किसी का वेक्टर होता क्या है, कहीं इनिशियल से स्टार्ट हो उसके, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, टेल से स्टार्ट हो और किधर भी लेते चले जाओ और यहाँ पहुंच जाओ, इन सबका जो वेक्टर सम है ये है। लेकिन अपन ने कैलकुलेशन के लिए क्या नियम बना रखा है कि हमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जाना चाहिए। वैसे तो ये जो वेक्टर है दिस कैन बी रिजॉल्व इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। बोले हैं इनफाइनाइट, हाँ क्या फर्क पड़ता है, यो जाते यो चलेंगे, यही वेक्टर रहेगा, यो गए फिर 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 यहाँ गए, इन सब का वेक्टर सम यही है। तो हमें तो कोई कैलकुलेशन करनी है, तो इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एफ बाई क्या आएगा -6 sin 53, उधर एंगल के साथ कॉस होता है, दूसरा कंपोनेंट साइन होता है। इसका हो गया, इसका ये यो है तो यो वाला कैसे होगा, ये प्लस तो यो आएगा यो, क्योंकि यो और यो जाके ही पहुंच पाओगे यहाँ से, टेल से चालू होकर के हेड है, ठीक है ना, टेल से चालू होके हो सकता है मैं कहीं उल्टा बोल गया हूँ, पर इसी को कहते हैं टेल और इसको हेड कहते हैं, कोई खास बात। माइनस ये क्या हुआ -6 sin 53 और इसका आएगा 4 क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइन होता है, तो 4 sin 60 ये हो गया बाई डायरेक्शन का। इसका बाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, जो चीज पूरी तरह से एक्स में तो उसका वाई में कंपोनेंट नहीं आता, और जो पूरी तरह से वाई में उसका एक्स में नहीं आता, तो +0 और ये इसका क्या होगा, इस 5 का यो और यो तो पॉजिटिव वाई में आएगा, कितना आएगा, इधर cos 53 तो उधर sin 53, 5 sin 53 sin 53 गलत लिख दिया मैंने, sin 37 है नहीं, मतलब इधर cos 37 उधर sin 37 अभी गलत हो जाता है। ये तो फोर्स हो गया, इसी में मास का भाग दे दो 2.5 का, और यहाँ एफ बाई की जगह लिख दो ए बाई, एक्सेलरेशन आएगी बस, ये एक्सेलरेशन। आप इसका स्क्वायर करिए, ए एक्स इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए और रूट ले लीजिए, या ऐसे छोड़ दीजिए, जो ए एक्स आवे, जो मैग्नीट्यूड आवे उसके आगे आई लगा दीजिए, और जो भी मैग्नीट्यूड आवे और प्लस जो ए बाई आवे, मतलब ए एक्स आई प्लस ए बाई जी, दिस इज द आंसर। फिर कभी पूछता है कि उस एक्सेलरेशन का एंगल बताओ एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको ए एक्स पता और ए वाई पता, तो क्यों नहीं बता सकते आप, ये एंगल क्यों नहीं बता सकते,
तो टेन थीटा लिखने की आदत डालो, क्या ए वाई अपॉन ए एक्स। अच्छा ये काम हम फोर्स से भी कर सकते थे, क्योंकि जो डायरेक्शन एक्सलेशन की होती है वही फोर्स की होती है, क्योंकि मास तो स्केलर है। तो हम टेन थीटा यहाँ से भी निकाल सकते थे, ढाई तो कट जाएगा ना दोनों तरफ से, ढाई तो यहाँ भी भाग लगा और ढाई यहाँ भी भाग लगा, कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करोगे तो टेन थीटा इसके बराबर भी है एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एंगल बता दो और या दोनों कंपोनेंट बता दो, या फिर एक तरीका होता है मैग्नीट्यूड बता दो और एंगल बता दो। मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, उनके दोनों कंपोनेंट बता दो तो आंसर बता दिया, या मैग्नीट्यूड बता दो एक्सेलरेशन की और एंगल बता दो कि एक्स एक्स के साथ इतना, बस तो आपने फुली डिफाइंड कर दिया। ठीक है, फुली डिफाइंड हो, कंपोनेंट बता देना या फिर टोटल नेट मैग्नीट्यूड बता देना और एंगल बता देना। एक कोई मास को प्रोजेक्ट करा 100 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ और वो मास दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया जिनके मास का रेशियो 1:3। मतलब यही मान लीजिए कि यहाँ पर मास 4m था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो एक मास m का हो गया और एक 3m का, मतलब रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो जो स्मॉलर मास है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो डायरेक्टली यूं करेगा। अब इसने पूछा है कि जो 3m मास है वो लॉन्चिंग पॉइंट से, यहां से लॉन्च करा था 4m मास, यहां से कितनी दूर जाए गिरेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर और प्रोजेक्टाइल के ऊपर सवाल है। एक्चुअल में जो एक्सप्लोजन हुआ वो दोनों मासेस को मिलाकर के वो तो इंटरनल फोर्स बन गया, इंडिविजुअल मास पे तो फोर्स लगा, और इंडिविजुअल मास पे फोर्स लगा तो एक रेस्ट में भी आया हाईएस्ट पॉइंट, जबकि रेस्ट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उस पूरे मास की वेलोसिटी 100 cos 37 थी और 100 cos 37 थी और एक की 0 हो गई। तो अब सोचो दूसरे की क्या हुई होगी, क्योंकि जो ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है, ग्रेविटेशनल के कारण जो सेंटर मास पर जहां गिरेगा तो पूरा मास यहां गिरता अगर एक्सप्लोजन नहीं होता। अब उनमें से जो स्मॉलर मास है वो यहां गिर गया, तो जो रेंज है वो r, तो एक तो r/2 पे गिर गया। तो जो 3m मास है वो कितनी दूरी पे गिरे उसका नाम मैंने x रख लिया, तो वो यही पूछ रहा है कि x क्या है, x की वैल्यू क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहां गिरता है, ग्रेविटी केवल ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन तो अब भी है, अगर दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया तो अब भी वही ग्रेविटी लगी हुई है 4mg, एक पे mg एक पे 3mg, दोनों को मिला के 4mg, वर्टिकली डाउनवर्ड लगी हुई है, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। तो एक्सप्लोजन की वजह से एक पीछे गिरा है तो एक आगे जाएगा। अब वो कितना आगे जाएगा ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। तो बोला भाई कैसे होगा, अरे यूं ही हो जाएगा। आप देखो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का कहां था, यहां से r पर, और एक गिर गया r/2 पे, तो यूं करो m × r/2 प्लस 3m × x डिवाइडेड बाई 4m बराबर r। बोलो समझ में आ गया भाई। अपन ने सब्जी खरीद रहे हैं ऐसे मान लो इस सवाल, हमको बताएगा ओवरऑल एवरेज रेट r आई है, लेकिन एक की रेट उसने आधी कर दी है, तो 3m की वो क्या रेट रखे कि उस सब्जी वाले को वही पैसे मिले, ये सवाल। 4m × r चाहिए था उसे, उसने पूरी सब्जी की रेट को r कहकर आपने m मास की रेट आधी करा ली, तो 3m मास की वो रेट क्या कर दे, ये वाली बात। तो इसमें आ गया, तो m कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसके सॉल्व करने का काम रह गया, r/2 प्लस 3x बराबर 4r। तो 3x बराबर 7/2r, 7/2 जा रही हो, x बराबर हो गया 7/6r, 7/6r। अब इसकी और एनालिसिस करके आपको मैं बताता हूं, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये पूरा मास यहां से r डिस्टेंस पर गिरता, लेकिन m मास r/2 पहले गिर गया, r/2 पहले गिर गया, तो वो 3m मास थोड़ा सा ही आगे जाएगा इसका, क्योंकि वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो यहां का 1/3 डिस्टेंस आगे जाएगा, इसका 1/3,
1/3, तभी तो कंपनसेट करेंगे, क्योंकि वो 3 टाइम्स 3m इंटू r बाई 6 वही बैठेगा जो m इंटू r बाई 2, क्योंकि वो 3 गुना है तो दूरी 1/3 होगी, ठीक है ना, क्योंकि हैवी है तो ये चीज आएगी r बाई 6 और आ भी रही है, आ रही है ना, देखो क्या आ रहा है, x बराबर 7/6r, वो तो यहां से, लेकिन यहां से यहां तक r था तो r बाई 6 पे जाके रहेगा। फिर लेकिन उसने एक्चुअल में वैल्यू पूछी है, तो फिर वैल्यू पूछने में हमको r का मान पता होना चाहिए, तो ये 9th क्लास का फार्मूला हो गया। रेंज का फार्मूला क्या होता है, r बराबर क्या होता है, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है। बस r का मान यहाँ पुट कर देना, u स्क्वायर 100 स्क्वायर है, g 10 ले लेते हैं, साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख दो। बोला क्यों लिख रहे हो ऐसे, क्योंकि मुझे ये वैल्यू याद है ना, साइन 37 और कॉस 37, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, 37 का मल्टीप्लाई करके साइन 2, फिर वो सोचना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं सोचना चाहता। तो ये क्या हो गया, 10 इंटू 2 20, साइन एक इसका ज्यादा सोचो ही मत, साइन 37 कॉस 37, एक 3/5 होता है, एक 4/5 होता है। अब आगे पीछे लिखने से तो कोई काटेगा नहीं है? तो 4 या 12, अब जो भी है आगे ये आंसर, उसको बदल, ये प्रॉब्लम है। दिस इज प्लांक ऑफ 10m मास और इस पे m मास है और हर जगह स्मूथ है, तो ये पूछा है कि ये m मास जब नीचे आ जाएगा तो तब तक ये कितना शिफ्ट हो गया होगा, 10m मास। तो इसका क्या कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेज नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। तो मान लो कि ये x शिफ्ट होगा, जब ये यहाँ आ गया तो इसकी शिफ्टिंग क्या मानी जाएगी, इसकी शिफ्टिंग मानी जाएगी x प्लस 2.2, क्योंकि जो ये चलेगा उतना तो ये चलेगा ही चलेगा, 2.2 और चलेगा। अगर ये फिक्स होता तो आपको भी दिखाई देता कि हॉरिजॉन्टल में 2.2 चला गया, और अगर ये चल रहा है तो x चला गया, तो क्या होगा, m गुणा x प्लस 2.2 प्लस 10m गुणा x अपॉन 11m बराबर 0 कर दो, तो x का मान आ जाएगा माइनस 2.2 अपॉन 11, ये आ जाएगा माइनस 0.1 मीटर। अगर ये पूछे इस वाला ब्लॉक नेट कितना चला, तो इसका आंसर होगा, स्मॉल ब्लॉक का आंसर होगा x प्लस 2.2 जो होगा 0.1 प्लस 2.2 जो होगा 2.1 मीटर। ये उसको बदले, हाँ, ये SC वर्मा की 10th प्रॉब्लम है, सॉल्व्ड है। मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। एक मशीन गन से बुलेट फायर कर रहे हैं, 20 बुलेट्स 4 सेकंड के हैं, और वो हर बुलेट की वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रही है, 1 किलोमीटर पर सेकंड से। तो कह रहा है एवरेज फोर्स क्या लग रहा है उस मशीन गन पे, धक धक धक, क्योंकि बुलेट आगे जा रही है, ये पीछे धक धक, तो एवरेज फोर्स क्या है। अब ये तो आप सोचिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बस डिटरमाइन करना। भाई जो गोली जो थी उसकी 0 स्पीड थी, और 0 की आपने कर दी 1 किलोमीटर पर सेकंड, और फिर बुलेट जो है 20 बुलेट है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में मोमेंटम में चेंज निकालो, तो 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज निकालोगे तो वही तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, बस। तो 1 सेकंड में बुलेट 5 हो गई, तो 5 बुलेट 5 इंटू मास 50 ग्राम, तो 50 अपॉन 1000 केजी में आ गया, मतलब इतना मास, इतने मास में वेलोसिटी कितनी कर दी आपने, 1 किलोमीटर पर सेकंड, 0 से, तो 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, ये आ गया फोर्स इन न्यूटन। बस हो गया इसका मतलब क्या निकाला था आपने, फोर्स निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो कैसे निकाला था, तो 1 सेकंड में कितनी बुलेट है, 5, हर बुलेट का मास इतना, तो m इंटू डेल्टा भी, ये डेल्टा भी है, कैसे कि 0 मीटर पर सेकंड से 1000 मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स। बंद कर, ये करना बंद।